कक्षा 10वीं की फाइनली आपका विषय हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा 7/2/25-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट रहे थे कि हिंदी विषय पेपर लाओ, तो इस वीडियो में हम आपका हिंदी विषय का पूरा पेपर संपूर्णता सहित कंप्लीट करने वाले हैं। और साथ ही आपको बता दें, हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जो आपका हिंदी विषय का पेपर पूरा का पूरा आ चुका है। तो इस वीडियो को आपको पेपर देने से पहले यहाँ पूरा याद करना है, ठीक है, और ध्यान से देखना है इस वीडियो को। साथ ही इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी हिंदी विषय के पेपर में पूरे मार्क्स लेके आ सकें। तो आप यहाँ पर डेली समय आपका 3 घंटे रहेगा, पूरा 80 अंक रहने वाला है। और निर्देश आते हैं, सही प्रश्न करना अनिवार्य है, तो आप निर्देश यहाँ पढ़ लीजिएगा। अब चलिए, आपका प्रश्न पहला आता सही विकल्प का चयन कर लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला आता रीतिकाल की रचनाओं का प्रधान विषय है। तो इसका आंसर आपका, पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन आता प्रकृति वर्णन, और बा आता श्रृंगार वर्णन, और साथ भक्ति वर्णन, और आपका दा आता ऋतु वर्णन। तो इसका आंसर आपका श्रृंगार वर्णन हो जाएगा। फिर दूसरा आता रामचरित मानस की भाषा है। तो आपका था ब्रज, बा आता बुंदेली, और साथ अवधि, और दा आता मालवी। तो रामचरित मानस की जो आपकी भाषा है वो आपकी अवधि हो जाएगी। फिर आपके अति काव्य के भेद होते हैं। तो आपका था 1, बा आता 2, सा ऑप्शन आपका 3 दिया गया, और दा ऑप्शन आपका 4 दिया गया है। तो काव्य के आपके भेद होते हैं 2। फिर आपका चौथा आता सच्चे साधु की पहचान होती है पहनावे से, और बाता भाषा से, और साता ईश्वर भक्ति से, और दाता उसके विचारों से। तो यहाँ पर सच्चे साधु की पहचान होती है आपका उसके विचारों से। फिर आपका 5वां आता 2 शब्दों का अपने व्यक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलना कहलाता है। तो आपका आता संधि, बाता समास, और सात काव्य रूपांतरण, और दाता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका समास हो जाएगा। फिर आपका 6वां आता है देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक हैं। तो आपका रविवीर साहब, बाता कमलेश्वर, और साता फणीश्वर नाथ रेणु, और दाता शिव पूजन सहाय। तो यहाँ पर देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक हैं आपके शिव पूजन सहाय, ठीक है। इस तरह से जो आपके सही विकल्प 6 नंबर के वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब प्रश्न 2 आता उचित शब्दों का चयन कर रिक्त स्थान पूर्ति की, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला तो गोपियों ने मधुकर संबोधन डॉट डॉट के लिए दिया। तो गोपियों ने मधुकर संबोधन उद्धव के लिए दिया। फिर आपका यहाँ पर दूसरा था नायक नायिका के सहयोग या वियोग का वर्णन डॉट डॉट रस्म होता है। तो यहाँ पर नायक नायिका के सहयोग या वियोग का वर्णन आपका श्रृंगार रस्म होता है। फिर आपका तीसरा आता कविता की रचना विधान को डोडो कहते हैं। तो कविता की रचना विधान को छंद कहते हैं। फिर आपका चौथा आता बाल गोविंद भगत की गीतों में डॉट डॉट का भाव व्यक्त हुआ है। तो बाल गोविंद भगत की गीतों में, ठीक है, आपका प्रभु मिलन का भाव व्यक्त हुआ है। और समास के भेद डॉट डॉट है। तो समास के आपके 6 भेद हैं, 6 आपका राइट आंसर रहेगा 5वें का। फिर 6वां आता भोलानाथ और उसके साथी अमूल्य को घिसकर डॉट डॉट बजाते थे। तो आपका 6वें का आंसर हो जाएगा भोलानाथ और उसके साथी अमूल्य को घिसकर शहनाई बजाते थे। इस तरह से आपके रेगिस्तान भी कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब प्रश्न 3 आता निम्नलिखित कथनों की समझ सत्य या असत्य लिखी, जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। तो पहला आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है, पहला आपका असत्य रहेगा। फिर आपका दूसरा आता मात्रिक छंद में मात्राओं की गिनती निश्चित रहती है। तो आपका यह सत्य रहेगा। और जो आपका यहाँ पर तीसरा था कैप्टन चश्मे वाला आजाद हिंद फौज का सिपाही था। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया बाल गोविंद भगत के 2 बेटे थे। तो ये आपका असत्य रहने वाला है। और जो आपका आता 5 मुहावरे और लोग थी एक ही है। तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। और जो आपका 6वां आता तारकेश्वर नाथ ही बुढ़नाथ थे। तो आपका यह सत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके जो सत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे, ठीक है। अब चलिए आपका प्रश्न है, हमें यहाँ पर 4 देख लेते हैं। तो प्रश्न 4 आता है सही जोड़ी का मिलान कर लिखी, जो कि आपकी 6 नंबर की रहेंगी। स्तंभ आवबा में आपकी सही जोड़ी दी गई हैं। तो पहली आपकी यहाँ पर जो सही जोड़ी दी गई है वो है आपकी परशुराम के गिरु। तो इसको आपको भगवान शिव से मैच कर देना है। फिर दूसरा आता है रस के अंग। तो रस के अंग आपके 4 होते हैं, और पान वाला को आपको मैच कर देना है खुश मिजाज आदमी से। और जो चौथी आती 1 और 1 गहरा होना। तो इसको आपको एकता में शक्ति से मैच करना है। 5वीं थी माता पिता। तो माता पिता को आपको द्वंद्व समास से मैच कर देना है। और जो 6वीं थी माता का अंचल, माता का अंचल आपको शिव पूजन सहाय से मैच कर देना है। तो इस तरह से सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती हैं। हमने नंबर लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी, तो आप यहाँ पर देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब प्रश्न 5 आता है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था गोपियों का अनुसार राजा का धर्म क्या है। तो गोपियों का अनुसार राजा का धर्म क्या है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपका
ठीक है। गोपी का अनुसार राजा का धर्म प्रजा को सताना नहीं बल्कि उनकी रक्षा करना है। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया है संचयी भावों की संख्या कितनी होती है, तो इसका आंसर है आपका 33। और जो आपका आता है कलम का जादूगर किसे कहा जाता है, तो कलम का जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी को कहा जाता है। ठीक है, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। ठीक है, फिर आपका जो दिया गया घाट घाट पानी मुहावरे का अर्थ क्या है, तो घाट घाट पानी मुहावरे का अर्थ क्या है, ठीक इसका अर्थ हो जाएगा आपका, तो आपका घाट घाट पानी मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बहुत अनुभवी होना। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, बहुत अनुभवी होना। जो आपका यहाँ पर दिया गया अमूला किसे कहते हैं, तो अमूला आम के उगते हुए छोटे पौधे को कहते हैं। फिर 6 माह तक मकई के खेत में किसका झुंड चल रहा था, तो मकई के खेत में चिड़ियों का झुंड चल रहा था। ठीक है, चिड़ियों आपका राइट आंसर हो रहेगा। चलिए आपको लिखित आंसर दिखा देते हैं, तो ठीक है इनके, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके लिखित आंसर है। पहले का आंसर देख लीजिए, ये आपका पहले वाले का आंसर दिया गया। फिर दूसरे का आंसर है संचयी भावों की संख्या 33 होती है। और तीसरे का आंसर है रामवृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा जाता है। चौथे का आंसर है घाट घाट का पानी मुहावरे का अर्थ बहुत अनुभवी होना है। और पाँचवें का आंसर है अमूला आम के उगते हुए छोटे पौधे को कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ फिर से देख लीजिए, ये आपका रहेगा 5वें का आंसर और ये आपका 6वें का आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपके एक शतवाक्य में उत्तर कंप्लीट हो जाते हैं। प्रश्न आपका 6 आता है, नई कविता की कोई दो विशेषता प्रवृत्तियाँ लिखिए, अथवा आता रीति का उससे क्यों कहा गया लिखिए। तो चलिए हम दोनों के आंसर देख लेते हैं। तो पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए रीति काल को, पहले तो आप नई कविता की दो विशेषताएं देख लीजिए, क्षणवाद का महत्व और व्यक्तिगत अनुभूतियों की प्रधानता। ये आपका 6वें प्रश्न का आंसर और ये आपका 6वें का अथवा का आंसर। इस काल के कवियों ने अपने काव्य में संघर्ष को प्रमुखता दी। नायक का भेद रूप सौंदर्य प्रेम और विलास का बहुत ही सूक्ष्म और विस्तृत वर्णन किया गया। अधिकांश रचनाएं राजाओं और आश्रयदाताओं के मनोरंजन के लिए लिखी गई, जिनमें संघर्ष की प्रधानता होती थी। ठीक है, आपका आंसर हो जाता है। फिर आपका आता है 7वां प्रश्न, सूरदास अथवा तुलसीदास की काव्य विशेषता निम्नलिखित बिंदु के आधार पर आपको लिखना है। जो रचनाएं लिखनी है भावपक्ष खिलापक्ष साहित्य में स्थान लिखना है। तो चलिए यहाँ पहले तो हम सूरदास पर देख लेते हैं। ये आपकी सूरदास की दो रचना दी, सूर सागर सूर सरावली। भावपक्ष कलापक्ष साथ में दिया गया और साहित्य में स्थान देख लीजिए, ये आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, और जो आपका इसका अथवा दिया गया है तुलसीदास, तो दोनों में से आपको एक करना, तो हमने सूरदास पर करा दिया है। अब 8वां आता गोपियों द्वारा उद्धव को भागवत करने में क्या व्यंग निहित है, अथवा आता मर्यादा न रही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। तो चलिए आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए गोपियों द्वारा उद्धव को भागवत करने में व्यंग निहित है। वे वास्तव में उन्हें अभागा और भाग्यहीन मानती हैं, क्योंकि उद्धव हमेशा कृष्ण के निकट रहकर भी उनके प्रेम बंधन से अछूते रहे। वे प्रेम की पीड़ा और उसके महत्व को समझ ही नहीं पाए। साथ ही इसका अथवा का आंसर देख लीजिए, आपका अथवा का आंसर रहेगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका आता है यहाँ पर परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन तर्क दिए, अथवा आता है लक्ष्मण ने भी युद्ध की क्या क्या विशेषताएं बताई। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 9वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला है और ये आपका 9वें के अथवा का आंसर रहेगा, लक्ष्मण ने भी युद्ध की क्या क्या विशेषताएं बताई, तो इसका अथवा का आंसर देख लीजिए। फिर आपका आता है 10वां, करुण रस की परिभाषा उदाहरण से लिखिए, अथवा वीर रस की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। तो पहले तो आप करुण रस की परिभाषा देख लीजिए, जब काव्य में किसी प्रिय वस्तु के नाश, प्रिय व्यक्ति के वियोग, अनिष्ट की प्राप्ति या इष्ट के नाश के कारण हृदय में शोक या दुख का अभाव उत्पन्न हो, तब वहाँ करुण रस होता है। साथ ही इसका उदाहरण देख लीजिए, वीर रस की परिभाषा और इसका उदाहरण देख लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। फिर आपका 11वां तो महाकाव्य में खंड काव्य में आपको दो अंतर लिखना है, अथवा दो छंद के लक्षण उदाहरण से लिखिए। तो हम पहले तो महाकाव्य खंड काव्य में अंतर देख लेते हैं। तो ये आपको महाकाव्य खंड काव्य में अंतर दिया गया, ठीक है। और साथ ही दो छंद की परिभाषा देख लीजिए, यह है अर्धसमात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्रा तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्रा होती हैं। सम चरणों दूसरे और चौथे के अंत में प्राय लघु गुरु लघु होता है, ठीक है। और साथ ही इसका उदाहरण भी देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। 12वां प्रश्न आता है रेखा चित्र और संचरण में आपको दो अंतर लिखना है, अथवा आता नाटक एकांकी में दो अंतर लिखिए। तो पहले तो हमें यहाँ पर रेखा चित्र और संचरण में अंतर देख लेते हैं। ये आपका रेखा चित्र और संचरण में दो अंतर दिया गया। रेखा चित्र में लेखक किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का चित्रात्मक वर्णन करता है, मानो वह शब्दों से एक चित्र बना रहा हो। और संस्मरण में लेखक अपने जीवन की किसी विशेष घटना, व्यक्ति या अनुभव की
स्मृतियों को लिखता है। इस तरह से आपके अंतर रहेंगे, दोनों पॉइंट को याद करना है आपको। अथवा का आंसर देख लीजिए, नाटक एकांकी में अंतर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपका यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। स्वयं प्रकाश अथवा रामवृक्ष विनुप्रिय की आपको साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखना है। आपको दुरचना, भाषाशैली, साहित्य में स्थान लिखना है। तो चलिए जो इनका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपकी यहाँ पर स्वयं प्रकाश की दुरचना दी है, सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन, ठीक है। आपकी दुरचना हो जाती है, भाषाशैली देख लीजिए और साहित्य में स्थान देख लीजिए, ठीक है। इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। और जो आपका रामवृक्ष विनुप्रिय दिया गया है तो इसका आंसर आपको खुद कर लेना, क्योंकि दोनों में से आपको एक करना था, तो हमने स्वयं प्रकाश पर करा दिया है। अब 14वां था, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता होगा, ठीक है। और इस पर आपने विचार लिखिए। अथवा था, मूर्ति पर लगा सर करने का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। तो चलिए हम 14वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। सॉरी, आप यहाँ पर देख लीजिए, रामवृक्ष विनुप्रिय पर भी दिया गया है। जो रामवृक्ष विनुप्रिय पर आपको लिखना था तो उसका आंसर भी देख लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। दोनों के आंसर करा दिए। अब चलिए आपका देख लेते हैं 14वें क्वेश्चन का आंसर। ये आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आपका 14वें का अथवा का आंसर रहेगा, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर 15वां क्वेश्चन आता, बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू होने अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहिए थी, लिखिए। और बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावना किस तरह व्यक्त की, लिखिए। तो चलिए आपका 15वें प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। तो ये आपका 15वें प्रश्न का उत्तर है, ठीक है। बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू होने अकेला इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए थी क्योंकि भगत बूढ़े और अकेले थे, उनका इकलौता बेटा मर चुका था। इस तरह से पूरा कोई नहीं होगा, यहाँ तक याद कर लेना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावना किस तरह व्यक्त की, लिखिए। तो बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर दुख व्यक्त करने के बजाय यहाँ से लेकर पूरा आपको व्यक्त की है, यहाँ तक याद कर लेना है। फिर आपका यहाँ पर आता 16वां, निम्नलिखित समास विग्रह कर उनका नाम लिखना है आपको, कोई दो, रसोई घर, यथाशक्ति और महाकवि। तो चलिए इनके जो समास विग्रह वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर रसोई घर का समास विग्रह हो जाएगा रसोई के लिए घर, इसमें आपका तत्पुरुष समास रहेगा। और यथाशक्ति हो जाएगा आपका समास विग्रह शक्ति के अनुसार, इसमें आपका अव्यय समास रहेगा। महाकवि का आपका समास विग्रह हो जाएगा महान है जो कवि, इसमें आपका कर्मधारय समास रहेगा, ठीक है। इस तरह से आपका 16वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपका प्रश्न है यहाँ पर देख लेते हैं 16वें का अथवा। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए कोई दो। खून पसीना एक करना, घी के दिए जलाना और अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, ठीक है। तो चलिए जो इनके आंसर है वो देख लेते हैं। इनके आंसर आपको खुद कर लेना है। फिर आपका 17वां आता है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। अथवा आता है, भ्रूणनाथ अपने साथियों को देखकर सकना क्यों भूल जाता है। तो जो आपका दिया है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, तो इसका आंसर देख लीजिए। और इसका आंसर देखने के बाद, भ्रूणनाथ अपने साथियों को देखकर सकना इसलिए भूल जाता है क्योंकि वह उनके साथ खेलने में इतना मग्न हो जाता है, यहाँ से लेकर पूरा हट जाता है, यहाँ तक याद कर लीजिएगा। फिर आपका आता 18वां क्वेश्चन, जो कि आपको काव्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। मने की मन ही मांझ रही, इस तरह से दी जाएगा, तो इसकी हम संदर्भ प्रसंग व्याख्या देख लेते हैं। तो आप इसकी यहाँ पर देख लीजिए, आपका संदर्भ दिया गया, प्रसंग दिया गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और साथ ही इसका आप व्याख्या भी देख लीजिए, ठीक है। ये आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। जो आपका 18वें का अथवा दिया गया है, लखन कहा हंसी हमरे जाना, तो इसका आंसर आपको खुद कर लेना है। फिर आपको 19वां आता है, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो चलिए आपका इसका आंसर रहेगा, संदर्भ देख लीजिए, प्रसंग देख लीजिए। या गद्यांश स्वयं प्रकाश द्वारा लिखित कहानी नेताजी के चश्मा से लिया गया है, और प्रसंग देख लीजिए। फिर आप व्याख्या यहाँ पर देख लीजिए। इस तरह से आपका आंसर हो जाता है 19वें क्वेश्चन का। फिर जो 19वें का अथवा तो उसका आंसर आपको खुद कर लेना है। फिर आपका आता है, मेरे प्रिय शिक्षक विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। और जो इसका अथवा आता, जीवन में जल का महत्व विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका मेरे प्रिय शिक्षक पर अनुच्छेद दिया गया है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपका, ठीक है, इस तरह से आपका आंसर हो जाता है। और अथवा दोनों में से आपको ये करना है, तो हमने ऊपर वाला करा दिया है। फिर आपका 21वां देख लेते हैं। 21वां आता है, आपरित काव्यांश, और अथवा में आपका गद्यांश दिया गया है, तो ये आपका दिया गया काव्यांश। तो इसके आपके 3 प्रश्न आते हैं। चींटी की मेहनत बेकार क्यों नहीं होती, और कोशिश का पर्यायवाची शब्द लिखिए, और गाथा काव्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। चलिए आपके तीनों प्रश्न का उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये रहा आपके तीनों प्रश्न का उत्तर, ठीक है। तो तीनों की आंसर देख लीजिए। अब चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न हमें यहाँ पर देख लेते हैं। तो प्रश्न आपका था 22, ठीक है। और अपने नगर के नगर पालिका अधिकारी को अपने वार्ड में
व्याप्त गंदगी को दूर करवाने हेतु एक शिकायती पत्र लिखना है। तो चलिए आपका 22वें प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। तो पहले तो आप यहाँ पे इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आपका 22वें प्रश्न का आंसर हो जाता है। और 23वें और 22वें का अथवा का आंसर देख लीजिए। आपका 22वें का अथवा का आंसर दिया गया है, ठीक है। फिर आपका 23वां प्रश्न आता है जिसमें आपको निबंध लिखना है। तो निबंध आप खुद कर लीजिएगा। इस तरह से पेपर कंप्लीट हो जाता है। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।